नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, आज हर दिन अग्निपथ की टीम ने भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता से मुलाकात ली है जिसे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त याद करती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नरेंद्र राजानी की। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आपसी कलह, आपसी फूट, आपसी रंजिश चल रही है, शहर के जो हालात हैं, शहर की जो दुर्दशा है, ऐसे काफ़ी सारे सवालों को लेकर हर दिन अग्निपथ की टीम ने भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र राजानी से एक मुलाकात ली। जानना चाहा कि इन सारे विषयों पर नरेंद्र राजानी की क्या सोच है, क्या वे भूमिका रखते हैं। ऐसे काफ़ी सारे सवालों के साथ हम लोगों ने मुलाकात ली है नरेंद्र राजानी से। आइए आपको सीधे ले चलते हैं नरेंद्र राजानी जी के पास। राजानी जी, पहले तो हर दिन अग्निपथ में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मैं अग्निपथ का आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरे पास आए। राजानी जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो 20 तारीख को चुनाव है, आप राजनीतिक विशेषज्ञ भी कहे जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कैसे चुनाव होने चाहिए और कैसी प्रक्रिया रहेगी चुनाव की? देखिए, साधारणतः अगर आप आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं, जैसे आपने प्रारंभ किया जी, कि ये कोई राजनीतिक दुश्मनी नहीं है जी, कोई राजनीतिक झगड़ा नहीं है, हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। ये एक स्पोर्ट है, स्पोर्टिंग वे से चुनाव होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर कोई व्यक्तिगत हल्ला नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर कोई झूठ की बात नहीं होनी चाहिए। अपने अपने काम के क्रेडिट और कार्य के क्रेडिट के आधार पर अपने भविष्य की जो कल्पनाएं और योजनाएं, उसके आधार पर चुनाव में लोगों के सामने जाना चाहिए। और जिस पक्ष के साथ में हम खड़े हैं, उस पक्ष की उपलब्धियों के आधार पर, उस पक्ष की क्षमता के आधार पर चुनाव के मैदान में लोगों के पास जाना चाहिए और लोगों को अल्टीमेटली ताकत मिलनी चाहिए। चुनाव व्यक्तिगत रूप से अगर मैं सोचूं तो ये प्रत्याशी तो ठीक है, चुनाव हो जाएंगे, लेकिन चुनाव की जो राजनीति होनी चाहिए वो शहर के लिए होनी चाहिए, व्यक्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। हाल ही में देखा गया है काफ़ी बार, प्रदीप रामचंदानी हो, जमनू पुरस्वानी हो, आपके घटक दल हैं राजेंद्र चौधरी हो, उन्होंने असंख्य बार कुमार एलानी के ऊपर मंचों पे ये आरोप लगाए हैं कि कुमार एलानी का कंट्रोल नहीं है। कोई बोलता है कुमार, आप ही के पार्टी के लोग, आप ही के पार्टी के नेता, आप ही के घटक दल के नेता, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शहर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आमदार थांबतील, मी काय थांबणार, मी पाया पडून जाणार आहे। अरे चलो, 2 मिनिट बात तो करने दो। भाऊ, आम्हाला विचारलं लोकांना, लोकप्रतिनिधींना, मॅडम काय केलं 76 वर्षात, काय सांगायचं मीडियाला? काय सांगायचं सांगा, काय केलं उल्हासनगरमध्ये? तुम्ही उल्हासनगरमध्ये राहता, काय झालंय? एक काम सांगितलेलं करत नाही। कौन है चैनल वाले, कौन है इधर? इनका प्रोग्राम आइलानी साहब का बाइट 75 साल में उल्लासनगर के लिए क्या किया? नशा मुक्त उल्लासनगर हमारा। नरेंद्र राजानी इन सब वक्तव्यों को कैसे देते हैं? देखिए, वो वक्तव्य उन्होंने उस समय कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहे, उस कॉन्टेक्स्ट को भी समझना आवश्यक है। मेरा घर का बच्चा, बेटा कोई काम कर रहा है तो मैं उसको कहूँ बेटा ये काम ठीक नहीं कर रहे हो, इसका अर्थ है मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, मैं उसमें और सुधार लाना चाहता हूँ, मैं उसके काम करने की क्षमता को और बढ़ाना चाहता हूँ। उस कॉन्टेक्स्ट में मेरा वो संदर्भ में, उस संदर्भ में मैंने ये कह रहा हूँ कि बेटा ये काम बराबर नहीं है। और यह विषय लोगों के सामने कहना, मीडिया के सामने कहना भी कि जैसे हमारा वो कार्यकर्ता में और उभार आए, सुधार आए, इस प्रकार से उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उस समय कहा होगा। या कभी कभार पत्रकारिता की दुनिया में पत्रकार भी हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से उत्तेजित करते हैं उत्तर देने के लिए, तो कभी कभार कार्यकर्ता उत्तेजना में इस प्रकार का उत्तर दे देता है। लेकिन यहाँ पर विषय वो नहीं है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे उम्मीदवार के लिए, हमारे नेता के लिए, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए क्या कहा, विषय वो नहीं है। विषय यह है कि आज हम जिस चुनाव के लिए जा रहे हैं उस चुनाव में प्रतिद्वंदी उम्मीदवार किस प्रकार का है, विषय वो है। लोगों के सामने भी तुलना वो है कि लोग क्या कहें। मेरे कार्यकर्ता ने ABCD के लिए, क्योंकि पार्टियों के लिए अंतर्गत मतभेद होते रहते हैं। हम घर में रहते हैं, 2 भाई साथ में नहीं रह पाते। हम घर में रहते हैं, पति पत्नियों में भी मतभेद हो जाते हैं, बच्चों और माँ बाप के बीच में मतभेद हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी पार्टी
जो दुनिया की क्रमांक 1 की पार्टी है, करोड़ों कार्यकर्ता इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इन करोड़ों लोग जब सब आपस में जब कहीं पर बैठेंगे तो स्वाभाविक है पहले हमारे पास सीटें यानी हमारे पास पद ज्यादा थे, लोग कम हुआ करते थे। आज हमारे पास संख्या है लोगों की, कार्यकर्ताओं की इतनी ज्यादा है कि कितने पद, कितनी कुर्सियां, कितने जनप्रतिनिधि हम चुन सके। तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं पर वो महत्वाकांक्षाओं के टकराव के आधार पर मतभेद पैदा होना स्वाभाविक है। लेकिन हर बड़ी पार्टी को इस प्रकार के परिस्थितियों से उभरना होता है। उस परिस्थितियों से हम उभर रहे हैं। और पार्टी ये चुनाव जब नजदीक आ जाते हैं तो उस समय हम उन संस्कारों की बात नहीं करते, तब तो चुनाव की लड़ाई लड़नी हो, वो जो है ध्वनि है वो हमें चुनाव की ध्वनि के साथ में जुड़ना होता है। लेकिन एक बार चुनाव हो गया तो फिर से कार्यकर्ताओं को हम उस प्रकार से उन कार्यकर्ताओं को फिर से प्रशिक्षित करते हैं, उनको संस्कार देते हैं, उनको सही ढंग से चलाने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे हमारे पीछे RSS जैसे संगठन की ताकत है, जिसकी तरफ से हमारे पास उस प्रकार से कई चीजें कार्यकर्ताओं को सिखाई जाती है। राजानी जी, अभी आपने बात की कि भाई भाई में भी मतभेद होते हैं, पति पत्नी के बीच में भी मतभेद होते हैं, एक घर बड़ा है। मतभेद जब तक घर के अंदर है तो मतभेद है, लेकिन घर के बाहर आ जाए, लोगों के सामने आ जाए तो वो मतभेद ना होकर मनभेद में बदल जाते हैं। और इसके मैं काफ़ी सारे उदाहरण दे सकता हूँ। वो मतभेद ना होकर मनभेद उजागर होके, अभी आपने कहा कि पत्रकार कभी कभी उत्तेजित करते हैं, तो यहाँ पर कोई बच्चा तो है नहीं 10 साल का कि कोई भी किसी को उत्तेजित करेगा और कोई भी बोल देगा। नेता है, शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे नेता मंच पर बोल देते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, पार्टी में भ्रष्टाचार चालू है, शहर में भ्रष्टाचार चालू है। जमनू प्रसाद का वक्तव्य है ये, राजानी जी। देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री श्री राजनीति का आवाज जी स्वाभाविक रूप से राजनीतिक मतभेदों का आवाज कभी कभार बाहर जाने की संभावना होती है। हम घर में भी जब रहते हैं कि दो बर्तन जब आपस में टकराते हैं, उसकी ध्वनि पड़ोसी के घर तक जाती है, तो उसका कोई विषय का महत्व नहीं है। मैं फिर से ये कह रहा हूँ। अब आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो तो मैं प्रतिद्वंदी की बात करूंगा। प्रतिद्वंदी पे भी आएंगे राजानी जी, हम लोग ऐसे नहीं है प्रतिद्वंदी। मैं तुरंत आना चाहूंगा। लेकिन आपके पहले जो घर के झगड़े हो तो शहर को पता चले कि घर के झगड़े जब घर में ही, राजानी जी एक मासूम सा सवाल है, जब घर के ही झगड़े नहीं सलट रहे हैं, हाल ही में प्रदीप रामचंदानी को कुर्सी के लिए फिर से टाउन हॉल में संघर्ष करते हुए देखा गया। घटक दल के जो मुख्यमंत्री हैं, जो महाराष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं, उनके लिए बोला जाता है कि जो गद्दार है उनको मुख्यमंत्री बन जाता है। कहाँ तक ये वक्तव्य जो है वो उचित है? कहाँ तक मुख्यमंत्री के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करना कहाँ तक उचित है? जिसको गद्दार कहा जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है, जिसको गद्दार कहा जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। एक तो ये लोकतांत्रिक पक्ष है जी, जहाँ पर कोई दहशतगीर या कोई बड़ी ताकत या इस प्रकार की दहशत दिखाने वाला व्यक्ति इस पक्ष का कोई नेता नहीं होता कि जिसके कारण सब उससे दबे रहें। लेकिन उस पर भी जैसे आप आने वाले हो प्रतिद्वंदी पे, तो उस पर मैं बाद में आऊँगा, पहले क्योंकि प्रश्न का उत्तर देना मेरा स्वाभाविक मूल धर्म है और आप अपेक्षा भी वही रहती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल निश्चित। तो यहाँ पर जबकि मैं कह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का विषय निकालना, बाकी जो आप कह रहे हो कि प्रदीप जी ने मुख्यमंत्री के लिए कहा, प्रदीप जी का बिल्कुल इरादा मुख्यमंत्री को इस प्रकार का शब्द कहने का नहीं था। उसने स्पष्ट यह कहना था जो उसका कह नहीं पाया, उसके शब्द उसको एक्सप्लेन ना कर पाए। एक मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। विभीषण रावण के लिए गद्दार होगा, लेकिन राम के लिए और हमारे से पूरे देशवासियों के लिए पूजनीय है। राम ने विभीषण को एक प्रभाग का, एक राज्य का राज सौंप दिया था। हमारे वो रावण मरता नहीं अगर विभीषण न होता। रावण ने दूसरे की महिला को अगवा करके लेकर आया, तो उस विभीषण को अपने संस्कार थे, चाहे मेरा भाई क्यों नहीं है,
लेकिन इसने एक सीमा को लांघ लिया है कि मुझे इसके खिलाफ में विद्रोह तो करना क्या चाहिए। राजानी जी ये कहना चाहेंगे कि प्रदीप जी भारतीय जनता पार्टी के विभीषण है? नहीं नहीं नहीं, आप सुनिए मैं क्या कह रहा जी। हूं। तो उसने वो विद्रोह करने की ताकत थी, इस प्रकार की हमारे मुख्यमंत्री के पास भी उस प्रकार की ताकत थी कि जहां पर शिवसेना, जो उबाटा वाली शिवसेना है, वो अपने मूल मंत्र से, अपने मौलिक जो उसके विचार थे, जो बाड़ा साहब ने जिस प्रकार से शिवसेना खड़ी की थी, उससे हट रही थी। तो उसने उससे विद्रोह करके अपनी ताकत दिखाकर और इतने बड़े पक्ष में विद्रोह करके ताकत दिखाकर अलग होना, इसमें अपने आप में वो एक पूजनीय व्यक्ति बन गए, आदरणीय व्यक्ति आपके बन गए। शब्द प्रदीप रामचंद्रन के प्रदीप शब्द जी- के बिल्कुल उलट है। प्रदीप जी यही कहना चाहते थे, कहना चाहते थे और कहा, दोनों में फर्क है। राजानी कभी जी, कभार क्या हो जाता है कि राजानी जी आपने मिसाल दिया विभीषण का और क्या कभी कभार क्या हो जाता है, मैं आपको बता सुनिए, रहा मैं हूं। आपको इसी के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। द्रौपदी ने महाभारत के काल में एक वक्तव्य कहा जिसके ऊपर महाभारत बनी। शब्द थे अंधे का पुत्र अंधा। अब द्रौपदी का क्या उस टाइम पे रहा होगा, उसकी मति क्या होगी क्या नहीं, लेकिन शब्दों को पकड़ा शुरू से ही पकड़ा जाता है, पकड़ा आता है और पकड़ा जाएगा। उसी के लिए कह रहा हूं कि जहां पर सच्चाई ये है, उसकी हृदय की भावना ये नहीं थी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि प्रदीप की आवाज ये हो गई कि मेरे दिल की आवाज को सुनो। जी, मेरे कौन सुनता है दिल की आवाज को? मेरे तरह आप अच्छे से पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं प्रदीप के मुझे ऊपर। पूरा जी, तो जी, करने दो ना, बोलिए कि सर, मेरी बोलिए। दिल की आवाज को सुनो, मेरे तराने पे ना जा, जी। मेरी नजरों की तरफ देख, ये जो मोबाइल जमाना दिखा रहा है उस जमाने पे ना जा, ये प्रदीप की अंदर की आवाज होगी। और हम फिर इसके बावजूद भी वो विषय वहां पे समाप्त इसलिए हो गया है, आप प्रश्न पूछ रहे थे इसलिए मैंने इसका लंबा उत्तर दिया, क्योंकि मेरा स्वभाव है और मेरा मौलिक धर्म है। वरना तो एक केवल वाक्य की स्पष्ट है, जो घटना दुर्घटना अर्थ अनर्थ उन शब्दों का निकला, उसके लिए प्रदीप जी ने दिलगिरी व्यक्त की, माफी मांगी। हमारे आदरणीय मंत्री रविंद्र चौहान जी ने खुले पब्लिक के मंच में मीडिया के सामने, लोगों के सामने माफी मांगी, क्षमा मांगी, विषय वहां पर समाप्त हो जाता है। लेकिन बहुत स्मार्टली गेम था वो। राजानी जी अब ये विषय सुनिए। सेना की मांग थी नीरज जी, कि प्रदीप रामचंद्रानी को इस पूरे चुनाव प्रक्रिया से दूर रखा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अड़िग रही अपने बयान पे। उन्होंने कहीं भी प्रदीप रामचंद्रानी को मुझे सुनिए नीरज जी, अब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी उनकी माफी को स्वीकार करके, उनकी दिलगिरी को स्वीकार करके एकजुट होकर दिल से, हृदय से, तन्मयता से, आत्मा से काम करने में एक आत्मा बनकर काम में लग चुके हैं। ये विषय अब शिवसेना का भी नहीं है जी। तो ये विषय आप पत्रकारों का क्यों है भाई? छोड़ दो इस विषय को, खत्म हो गया ना। पत्रकार जो है वो जनता की आवाज है, जनता के जो मन में काफी सारे सवाल है, हम तो जनता की आवाज बन के आते हैं। ये विषय हमारे प्रतिद्वंदी आप पत्रकारों के माध्यम से बार बार उकसाने के लिए हमारे पास भेजेंगे, ये सही है, लेकिन विषय हमें हमारे लिए खत्म हो चुका है। नहीं, ये आरोप प्रत्यारोप पत्रकारों के ऊपर लगते हैं। जैसे राजनीतिक आप लोग बोलते हैं कि आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते जा रहे हैं, तो पत्रकारों के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप राजनीति जी होते आते हैं कि प्रतिद्वंदी ने भेजा, फिर सवाल किया। इस ये विषय पर हम लोगों को भी आदत बन जितना चुकी है। उत्तर मुझे देना था मैं दे चुका, इस पर मैं भी विराम लगा रहा हूँ। आप पूछोगे भी तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। नहीं, अब तो मैं पूछूंगा नहीं, आप मना कर रहे हैं तो मैं नहीं पूछूंगा राजानी। ठीक है। विकास की बातें ना होकर, शहर की डेवलपमेंट की बातें ना होकर, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा रहा है, कालानी परिवार गुंडा, 4 बजे उठता है, फलाना करता है, ढिमका करता है, विकास की बातें कोई नहीं करता। कितने बजे उठता है? ये आरोप लगाए हैं कि 4 बजे उठता है। अभी कितने बजे उठता है ये तो आपको वही जवाब दे सकते हैं। उनका जवाब प्रश्न कहा इसलिए मैंने नहीं, पूछा। प्रश्न उठते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ राजानी जी कि ये प्रश्न उठते हैं भारतीय जनता पार्टी की। डेवलपमेंट की बात होती नहीं है, विकास की बात होती नहीं है। सुनिए मेरी बात, मैं व्यक्तिगत किसी के उठने सोने जाने, मैं वही बोल रहा हूँ कि क्यों होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से जाना नहीं चाहता। मैं आपको होना भी नहीं चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इतने विकास के काम किए हुए हैं जी, पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में, और अपने उल्लासनगर में भी विकास को गति दिलवाने वाले कामों का प्रारंभ हो चुका है। ये काम अभूतपूर्व काम है जी। उल्लासनगर के इतिहास में, महाराष्ट्र के इतिहास में, देश के इतिहास में इतने विकास के काम इसके पहले कभी हुए नहीं है जी। उस आधार पर हम अपने विकास के काम के आधार पर और लोगों के जीवन को छूने वाले कामों के आधार पर हम ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारे शहर में अगर प्रतिद्वंदी की आप बात करो या जिस पक्ष के साथ वो जुड़कर अभी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उन लोगों को यह लगता है
कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना और ये युति सरकार, हमारी महायुति सरकार जो यहाँ पर अभी सत्ता में है, तो उन्होंने लोकसभा में क्यों उनको सहयोग किया? किस प्रकार की व्यक्तिगत राजनीति है वो? एक चुनाव में सपोर्ट करते हो, दूसरे चुनाव में दूसरे पक्ष में खड़े हो जाते हो, उसके पहले वाले चुनाव में तीसरे किसी पक्ष के साथ खड़े हो। जितने चुनाव इन्होंने लड़े हैं पिछले कई सालों से, मैं आपको पार्टियों के नाम गिनाऊं ना तो मेरे हाथों की उंगलियां कम पड़ जाएंगी जी। हर बार अलग पार्टी, अलग पक्ष, अलग विषय, अलग बात, इस प्रकार का गुमराह कर कर हम यहाँ पर एक निष्ठा उसके बाद भी जनता ने उनको सर आंखों पे बिठाया है। राजानी जी, हम आपको पक्ष कोई भी रहने दो, यानी ये तो अपने आप में एक ताकत बोलती है कि जहां से खड़े हो गए लाइन वहीं से शुरू। ये तो सीधी सीधी जनता ने उन्होंने सर आंखों पे बिठाया, जिसकी आप बात कर रहे हैं। जेल से बैठकर उनको जनता ने चुन के लाया है। कितने सालों से वो विधायक नहीं है जी। कितने टाइम से विधायक नहीं है, तो जनता हटा चुकी ना 10 साल से। फिर लाई भी है ना राजानी जी, नहीं, 2014 में 2014 से 2024 तक वो हटे हुए हैं। 19 में नहीं, 14 से 19 तक थे राजानी जी। 10 साल हटे हुए हैं वो। 10 साल नहीं, 5 साल हटे हैं। 19 उसके सिवाय कारपोरेशन में हटे हुए हैं जी। कारपोरेशन में वो पिछला कारपोरेशन को चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के चुनाव चिन्ह पर लड़े थे, लेकिन उस वक्त वो गुंडे नहीं थे। जब उनको पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी, उस पे आ रहा हूं जी। उनको अपना अस्तित्व खतरे में दिख रहा था जी। उनको ऐसा लग रहा था कि हम अगर दूसरे कोई चुनाव पर लड़ेंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बता रहा हूं नीरज जी, उनके जीवन में राजनीति केवल व्यक्तिगत सिक्योरिटी के लिए है जी। जिस दिन राजनीति खत्म होती है, उनकी व्यक्तिगत जीवन की सिक्योरिटी खत्म होती है। वो हवा इस प्रकार से तैयार करते हैं, मार्केटिंग इस प्रकार से करते हैं जैसे मानो वो इस शहर को सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। जो व्यक्ति खुद सिक्योरिटी गार्ड्स के सिवाय चल नहीं पाता, जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें करता है कि मुझे शायद तड़ीपार किया जाएगा, जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें करता है कि मुझे शायद एनकाउंटर कर दिया जाएगा, ऐसे वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने निकाले हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार के विषयों से चल रहा है कि मानो पप्पू कालानी अपने बेटे के प्रचार से बाहर जाए, नहीं तो उसे जेल में डाला जाएगा। फिर से ये वक्तव्य प्रदीप रामचंदानी की तरफ से आया है। उन्होंने उत्तर का प्रति उत्तर दिया है राजानी जी। मैं एक तो क्या है कि हम एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये परिवार का नाम लेकर जी उसका विरोध भी कर हम शायद उनको फिर से जिंदा रखने की कोशिश सही बात है। ठीक है ना? अब राजानी जी मुद्दे पे बात हाँ, हम शायद उनको जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों उनको भूल चुके हैं, नई पीढ़ी उनको पता भी नहीं है, उनके न कुकर्मों का, न दुष्कर्मों का, न अन्य कोई कर्मों का कुछ पता भी नहीं है। तो वो विषय एक्चुअली चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन ये चैप्टर हर बार नया होकर कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं न कहीं से मॉन्स्टर की तरह उभर कर आता है। उसको दबाओ तो फिर उभर कर आ जाता है। इस प्रकार की परिस्थिति इनकी है। यह परिवार राजनीति केवल व्यक्तिगत हित के कारण विभिन्न पक्षों के साथ जुड़कर वक्त के आधार पर करने की कोशिश करके खुद को जिंदा रखने का एक हवा बनाकर करता है। ठीक है राजानी जी, पक्ष के पास जाते हैं। राजानी जी एक मिनट आपको रोकना चाहता हूँ। किसी भी पक्ष में जाते हैं, आरपीआई में आप बोल रहे हैं, कभी आरपीआई में जाते हैं, कभी बीजेपी में आते हैं। पक्षों की ऐसी क्या मजबूरी है जो मजबूर हो जाते हैं कालानी परिवार को उल्लासनगर में लाने के लिए? पक्षों की क्या मजबूरी? पक्षों की कोई मजबूरी नहीं है। क्यों लाते हैं? देखो कोई पक्षों की कोई मजबूरी नहीं है जी। देखो अगर पक्ष को मालूम हो कि हमारे नेता हमारे शहर में बहुत मजबूत है, तो पक्ष को जरूरत ही नहीं पड़ेगी कालानियों की। मैं बता रहा हूँ पक्षों की कोई मजबूरी नहीं है। पक्ष में जब किसी पार्टी के कार्यकर्ता, नगर सेवक, कार्यकर्ता या कोई पार्टी के नेता किसी पक्ष में आते हैं तो पक्ष उसको स्वाभाविक रूप से स्वीकारता है, क्योंकि पक्ष इतना विशाल जैसे समुद्र है। समुद्र में कहीं से नदी भी आएगी तो उसको स्वीकारना है, कहीं से नाले का पानी भी आएगा स्वीकारना है। समुद्र को खाली ख्याल क्या रखना होता है कि मेरा जो असली स्वरूप है वो बदलना नहीं चाहिए। कितनी भी नदियां समुद्र में आए, कितने भी नालों का पानी समुद्र में आए, समुद्र अपना स्वरूप बिल्कुल बरकरार रखता है। तो भारतीय जनता पार्टी भी एक इस प्रकार का समुद्र है जो अपना स्वरूप बरकरार रखते हैं। कहीं से नाले भी आएंगे तो नालों को भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि पक्ष का विकास करना ये बहुत आवश्यक हो जाता है। राजानी जी, समुद्र का एग्जाम्पल देकर पार्टियों के ऊपर पर्दा डालना, मेरा सिंपल सा मासूम सा सवाल था कि अगर आपको लगता है कि एक परिवार है
जिसकी जो नकारात्मक है शहर के लिए, फिर उसको पक्ष में जोड़ना, अपने फायदे के लिए पक्ष उनको जोड़ता है, फिर उसके ऊपर वो समझो गतिविधियां नहीं बैठी तो फिर उनके ऊपर आरोप लगाना, ये कहां तक उचित है? ये नरेंद्र राजानी का वक्तव्य तो नहीं हो सकता। नहीं, नरेंद्र राजानी का ही वक्तव्य है, क्योंकि मेरे पक्ष का वक्तव्य है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर जुड़कर कोई व्यक्ति संस्कारित होकर चलने का प्रयास करता है, भारतीय जनता पार्टी के नियमों के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों के आधार पर चलने का प्रयास करता है, उस प्रकार का सुधर कर देश की सेवा में और समाज की सेवा में, उल्लासंघ की सेवा में जुड़ने को तैयार है, तो हम किसी को भी उस प्रकार से उसको स्वीकार करने की इसमें मानसिकता में आ जाते हैं। करते हैं विकास पर जी राजानी जी, क्या व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र राजानी को लगता है कि कुमार एलानी जो बोलते हैं 2000 करोड़ का फंड शहर में आया है, तो क्या 2000 करोड़ का फंड शहर में उतना विकास, उतनी डेवलपमेंट दिखती है 2000 करोड़ जितनी? मैं उसके करोड़ों की संख्या के बारे में, मेरे पास अभी कोई व्यक्तिगत रूप से कोई आंकड़ा नहीं है, नहीं मैंने कोई इसका। मैं अभी सिद्ध कर देता हूं, अगर आप बोले तो मैं क्लिपिंग दिखा देता हूं आपको, जहां पे कुमार एलानी ने बोला है कि 2000 करोड़ का फंड बोला है। क्लिपिंग्स मैंने भी देखी सुनी है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से तब टिप्पणी करूं जब मेरे पास कोई आंकलन हो उसका। मैंने आंकलन उसका किया हुआ नहीं है। हमारे इस शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चालू है जी। अंडरग्राउंड ड्रेनेज इस शहर के लिए आवश्यक है, और अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनने के बाद ही रास्ते बनेंगे। बिल्कुल स्वाभाविक है, आज लोगों को या हमारे विरोधियों को शहर में जो खुदे हुए खड्डे या शहर में जो रोड बराबर नहीं थे, उसकी स्वाभाविक रूप से नाराजगी होगी, या उस नाराजगी का फायदा उठाने का विरोधी पक्ष का एक नाराजगी जनता में है। उस नाराजगी का फायदा उठाने का विरोधी पक्ष का एक रणनीति उसने बनाई होगी उस प्रकार से। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दिस सिटी इज अंडर कंस्ट्रक्शन। मेरा सवाल था 2000 करोड़ के ऊपर, विकास के ऊपर मेरा सवाल बाद में आते हैं। मेरा सवाल था 2000 करोड़ कुमार एलानी को आंकलन मेरे पास 2000 का नहीं है, तो उसका मैं क्या उत्तर दूं भाई मेरे? आपके पास नहीं होगा। अब आते हैं ड्रेनेज के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ चुनाव को ध्यान पर रखते हुए एक के बाद एक मुहूर्त करना, क्योंकि वर्क ऑर्डर, कुमार जी का ही कहना है कि वर्क ऑर्डर तो उनके पास काफ़ी वक्त से पड़े हुए थे, लेकिन वे इंतज़ार कर रहे थे। वो इंतज़ार शायद चुनाव का ही होगा और किसी बात का तो हो नहीं सकता है। एन चुनाव के टाइम पे सिर्फ ये सब करना लोगों के लिए दिखावा, छलावा नहीं है राजानी जी? नीरज जी, ये प्रश्न बड़ा प्यारा है जी, बड़ा प्यारा और यानी उत्तम प्रश्न है, मेरे दिल को छूने वाला प्रश्न है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप पत्रकार भी हो, आप किसी पक्ष के साथ, मैं किसी पक्ष के साथ नहीं, कभी जुड़े हुए भी रहे हो, कभी नहीं, कभी जुड़ा भी नहीं था। हाँ, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पर किसी का प्रशंसक जरूर हो सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यह जिस बात पे आप अब नाराजगी या ऐतराज उठा रहे हो, इससे ज्यादा गंभीर विषय जब वो सत्ता में थे ना नगरपालिका के दिनों में, वर्क ऑर्डर भी नहीं होता था, प्रस्ताव भी पारित नहीं होता था, बजट भी नहीं होती थी, चुनाव के दौर में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए वो जाकर मुहूर्त करते थे जी। और मुहूर्त नहीं, वहां पर मुहूर्त करके कॉन्ट्रैक्टर को फोन करके बोलते थे यहाँ पर खड़ी उतार, पत्थर उतार, सीमेंट उतार, अमुक उतार, लेबर ले और काम शुरू कर। लोगों को बुलावे में, छलावे में डालते थे जी। और जो रजिस्टर में एंट्री होती थी, तब कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं हुआ करता था, जब रजिस्टर में एंट्री होती थी तो वो रजिस्टर का पन्ना खाली छोड़ते थे। आपको याद होगा म्युनिसिपालिटी में एक तोड़फोड़ हुई थी, विषय हुआ था, उस विषय में उस रजिस्टर को क्लोज करने के लिए मैं चीफ ऑफिसर के पास जाकर बैठा हुआ था कि इसको यहाँ पर क्लोज करो, लाइन लगाओ, इसके नीचे कोई भी इसके बाद आइटम लिखा नहीं जाएगा, नहीं तो खाली पन्ने पर फिर जहां जहां मुहूर्त होता था उसको डाल दिया जाता था, जिसका प्रस्ताव भी पारित, फिर प्रस्ताव अलग से बनाया जाता था, वो बैकडेटेड जोड़ दिया जाता था, उसको सिग्नेचर्स हो जाती, सब बैकडेटेड। इस प्रकार की मैनिपुलेशन होती थी उन दिनों में इनकी सत्ता में। आज उल्टा चोर कोतवाल को डांट नहीं सकता, उल्टा चोर कोतवाल से सवाल पूछ नहीं सकता। जिन्होंने अपना जीवन इस प्रकार के षड्यंत्रों में गुजारा, वो हमसे पूछेंगे कि कुमार एलानी मुहूर्त कर रहा है? वो जो मुहूर्त उसी का ही कर रहा है जिसकी बजट पास है, जिसका प्रस्ताव पास है, जिसका वर्क ऑर्डर निकल चुका है, वो उसी का ही मुहूर्त करे। बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी सवाल था कुमार एलानी के ऊपर, नारियल फोड़ने के ऊपर, एन वक्त पर मुहूर्त करने के ऊपर, अपने बड़ी चतुराई से फिर से बॉल जो है फिर कालानियों के कोर्ट में डाल दी कि उन्होंने क्या किया। राजानी जी, उनकी बात ही नहीं हो रही, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। आज बात हो रही है कि आज जो शहर की दुर्दशा है, लोग मूलभूत सुविधाओं से परेशान है, परेशान तो छोड़िए, वंचित है।
उसके बावजूद आपने क्या किया या आपके मेरी सच्चाई को आप चतुराई का नाम ना दो। नहीं मैं चतुराई मैं एग्जैक्टली क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जहां पर जवाब देना चाहिए राजा जी आप वहां पे पर्दा डाल रहे हैं। जहां पे कुमार रानी जी ने मुहूर्त किया जी उसका काम अगर शुरू न हो और पूरा न हो तो आप मुझसे प्रश्न पूछिएगा, मैं सच्चाई से कहूंगा कि ये गलत हुआ था। जी। अगर कुमार जी ने ऐसा किया था कि जिसका वर्क ऑर्डर भी नहीं था जी। और वहां पर काम शुरू भी नहीं हुआ और पूरा भी नहीं हुआ, चालू भी नहीं है, तो मैं उस प्रकार से आपको नहीं चालू मेरा सवाल था तब मैं आपको मेरा सवाल ये था कि किसी विशेष वक्त का इंतजार क्यों करना, जब आपके पास ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर है, आपने दे दिया तो लोग आज तक अगर बनकर रोड तैयार हो जाते तो आज इसकी दुगनी जो है लोकप्रियता। मैं तो ये अपेक्षा रखूंगा कि ये मुहूर्त बहुत पहले हो जाते जी, काम बहुत मेरा सवाल वही था। मुझे पूरा ये काम बहुत पहले शुरू हो जाता और चुनाव के पहले पूरा भी हो जाता जी। मेरी अपेक्षा ये है जी। लेकिन उसमें हर एक चीज़ को अपना एक समय लगता है। जब आप कोई प्रस्ताव पारित करवाते हो, कोई मांग रखते हो सरकार के सामने कि मुझे ये यहाँ पर बनाना है, उसकी सर्वे होती है, उसकी टेक्निकल सैंक्शन उसको लगता है, उसकी बजट पास होती है, बजट के बाद फिर प्रस्ताव पारित होता है। जी मैं 2 महीने पहले का आपको एक साक्षात्कार दिखाता हूँ कुमार एलानी का, जिसमें कुमार एलानी ने कहा है कि वर्क ऑर्डर मेरी जेब में पड़े हैं। ऐसा मैं आपके क्लिपिंग अभी दिखा सकता हूँ जिसमें कुमार यानी 2 महीने सिर्फ इसीलिए इंतजार किया जा रहा था कि चुनाव आए तब मैं नारायण पढ़ूंगा। तो इन्हीं 2 महीनों में उन्होंने मुहूर्त करना शुरू कर दिया ना, जब उनके पास वर्क ऑर्डर आए हैं। वर्क ऑर्डर पड़े हैं। हाँ, तो मुहूर्त नहीं किया था, मुहूर्त तो अभी हुए 10-15 दिन पहले राजा जी। तो ऐसी क्या तो उन्होंने मुहूर्त का प्रोसेस शुरू कर दिया और काम शुरू उसी वक्त करना था। उसमें एक पत्रकार को कुमार एलानी ने यह भी कहा है कि आने वाले 15 दिन में आप देखोगे मैं आपको मिलूंगा नहीं, सिर्फ मुहूर्त करते हुए दिखूंगा। राजा जी कहां तक पूछते हैं जनता को इतना मूर्ख बना के, इतने मूर्ख बनाने का विषय नहीं। मैंने मूर्ख बनाने की बात तब होती, मैंने फिर से आपको कह रहा हूं सच्चाई से, अगर उन्होंने वर्क ऑर्डर नहीं है, वहां पर मुहूर्त किया और वहां पर काम नहीं हुआ तो वो विषय आता है। उसके पहले आप उसको मूर्ख बनाना नहीं कह सकते। चलिए व्यक्तिगत तौर पर अब नरेंद्र राजानी से व्यक्तिगत तौर पर पार्टी लाइन से हट के एक सवाल करते हैं। क्या व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र राजानी, उल्लासनगर के जो हालात है आज, नरेंद्र राजानी खुश हैं उन हालातों से? एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन ऑफ उल्लासनगर, मैं उल्लासनगर के इस शहर के सेंसस के हिसाब से 10 साल पहले की 5,18,000 की सेंसस की फिगर है, आज वो बढ़कर 8-10 लाख तक संख्या गई होगी। मैं उन 10 लाख या 8 लाख जितने भी लोग रहते हैं उनको इस शहर में जो सुधार हुआ है उसकी प्रसन्नता उनको है, वो मुझे भी है। और जो सुधार नहीं हुआ है, जो दुख दर्द तकलीफ कठिनाई उनको है, वो मुझे भी है। और इस विकास को और गति मिलनी चाहिए, इस विकास को सही दिशा और सही दशा मिलनी चाहिए। मैं लोगों की भावनाओं के साथ हूँ और उसकी गारंटी मैं कुमार एलानी की तरफ से लोगों के सामने खड़े होकर कह सकता हूँ कि आने वाले विधानसभा के चुनाव के बाद, कुमार की जीत के बाद, इस शहर को सही दिशा, सही दशा और उसके स्वास्थ्य विकास की जो गति चाहिए, उसमें जो तेजी इस शहर को अपेक्षा है, उसकी गारंटी मैं उठाता हूँ। राजानी जी आप गारंटी कैसे उठा सकते हैं? कैसे उठाएंगे आप गारंटी? आपको तो सिर्फ चुनाव के वक्त पर याद किया जाता है, गारंटी तब हो जब चुनाव के बाद भी आप देखिए आपको तो साइडलाइन किया जाता है। ये जैसे मैंने कहा कि इस पक्ष का और इस शहर का काम करना मेरी रुचि है, गारंटी उठाना भी मेरी रुचि है। कोई पूछे या ना पूछे, मैं इस गारंटी को उठाऊंगा और पूरा करूंगा। बड़ी ही बेबाकी से हर दिन अग्निपथ के हर सवाल का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीरज जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।